करने जा रहे हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर 11th क्लास में है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस पे बेस करते हुए आते भी हैं। बहुत सारे रिलेशन फॉर्मूले हैं, तो देखते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक, वेक्टर, ठीक है। वेक्टर बोलते हैं जो जितने भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो जितने भी क्वांटिटी या फिज़िक्स में जितने भी टर्म्स आते हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है वेक्टर और दूसरा होता है स्केलर। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी होता है। ये एक ऐसा क्वांटिटी जिसको बताने के लिए, समझाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होता है। स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड, इसके अंदर मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, इसके अंदर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना, कितनी बात सुन में। तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे बहुत सारे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं फिजिक्स में, जैसे हमारा है डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, टॉर्क है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह के बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो फिज़िक्स में हैं हमें, और उसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटी में बहुत सारे क्वांटिटी है, जैसे हमारा डिस्टेंस है, स्पीड है, और मास है, टाइम भी है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं जो स्केलर होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एनर्जी है, वर्क डन है, ठीक है ना, फ्लक्स है, फ्लक्स होता है, वो भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी हम लोगों ने याद होगा कर रहे थे हम लोग गॉस थ्योरम में, फ्लक्स होता है। एनीवे, आगे चलते हम लोग। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर को क्या बताया कि यहाँ पे जो हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, कुछ उसके मैग्नीट्यूड को देखते हुए, डायरेक्शन को देखते हुए, यहाँ पे कुछ नाम दे रखा वेक्टर का। तो हम लोग नाम पढ़ते हैं किस किस तरह के वेक्टर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को रेफरेंस में दिया गया है। तो उसे हम लोग देखते हैं, इसे हम मिटाते हैं। आमतौर पे हम लोग वेक्टर को, कोई भी टर्म वेक्टर होता है, जैसे ये हमारा फोर्स है तो इसके ऊपर इस तरह से एरो दिखाते हैं। कोई भी टर्म होता है तो उसको हम लोग वेक्टर को इस तरह से दिखाते हैं। अब क्या बताया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है, जो लेंथ होता है, और इसके ऊपर जो एरो हेड लगाते हैं ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताता है। ठीक है, कि किस तरफ जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ जो दिखा रहा है लेफ़्ट टू राइट, ऐसे भी वेक्टर होगा, इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये राइट टू लेफ्ट हो गया, उल्टे डायरेक्शन में हो गया, या ऐसे भी हो सकता, मैग्नीट्यूड हो गया, इसका ये डायरेक्शन दिखाते हैं। तो जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड बताता है, और जो एरो है वो उसका डायरेक्शन बताता है। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे कई सारे टर्म्स है, जैसे क्या दे रखा है, इक्वल वेक्टर। ठीक है, क्या दे रखा है, ये टर्म दे रखा है इक्वल वेक्टर। क्या मतलब हुआ इसका, ये मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिगर से। ठीक, ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसको हम फिगर से दिखा दें। इसको क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये दोनों ही वेक्टर का डायरेक्शन सेम है और दोनों का लेंथ भी सेम दिखा रहे हैं हम। तो दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, इट इज़ कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ठीक है, जैसे ये दे रखा है इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। कैसे दिखाएंगे इसको, एक वेक्टर इधर जा रहा है ये, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से दे रखा है को इनिशियल वेक्टर, को
इनिशियल वेक्टर। क्या मतलब हुआ ये, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। जैसे एक वेक्टर हम लोग लेते हैं, ये जा रहा एक वेक्टर है और ये वेक्टर दूसरा इधर है, तो इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, कोई भी वेक्टर होता है हम लोग, जैसे ही हमने वेक्टर दिखाया तो इसको तो हेड कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं टेल। वेक्टर में इसे हेड, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हेड एंड टेल कहते हैं। ठीक, को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर से यहाँ पे इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, इसको एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। ये पैरेलल मतलब एक साथ चले जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ये उल्टे डायरेक्शन में, तो एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं इसी को। एक आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जानते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसको अगर हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 10e। क्या मतलब हुआ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 है मगर डायरेक्शन ई फॉर ईस्ट ले लिया, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड 10 है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, और इसको हम लोग दिखा रहे हैं ए वेक्टर से, ऐसे ये दिखा रहे हैं इस तरह से। ठीक, ये जो वेक्टर होता है, जैसे ये ए को दिखा रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेना होता है तो हम लोग ये वेक्टर को मॉडुलस के अंदर ले लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो जाता है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, मान लो ये वेक्टर को अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यानी ये 10e है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1e आ जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 यूनिट हो गया, और डायरेक्शन अभी भी बचा हुआ है ईस्ट की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। इस तरह से आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है मगर इसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 0 है मगर इसका डायरेक्शन है, उसको हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर। वेक्टर का वैल्यू, वेक्टर का मतलब है कि इसका डायरेक्शन तो है मगर इसका मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है, कोई ना कोई डायरेक्शन है। कितनी बात समझ में। आगे चले हम लोग, ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं इसको, कोनिशियल, पैरेलल, इस तरह के। आगे चलते हम लोग, क्या बताया, जब भी कभी हम लोग वेक्टर लेते हैं तो वेक्टर को ऐड करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। इस हम लोग कहते हैं ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स, ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, जैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं हम लोग, एक वेक्टर मान लो ये ए है, ये वेक्टर ले लेते ए है ये, और एक दूसरा वेक्टर ये बी है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के 3 मेथड दे रखे हैं वेक्टर को ऐड करने के लिए। मैं मेथड लिखता हूँ, एक दे रखा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक दे रखा है, दूसरा दे रखा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, और तीसरा दे रखा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या मतलब हुआ, यानी बहुत सारे अगर वेक्टर को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 2 वेक्टर लिया, एक ए ये बी दिया, इसको ऐड करने के 2 तरीके हैं इस वेक्टर को। ये जैसे एक वेक्टर ए था, ये हमने वेक्टर ए ले लिया, इसके हेड पे बी वेक्टर का टेल डालते हैं, तो इसके हेड पे बी वेक्टर का टेल रखा, तो ये बी वेक्टर हो गया ये यहाँ पे। ठीक है, बी वेक्टर हो गया ये, तो इसके ए के हेड पे बी का टेल था, और इस तरह से ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट हो गए, और यहाँ से ए के टेल से बी के हेड तक जोड़ा,
तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। ऐसे ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल बन गया। अगर इन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करें, जैसे वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर ए था, ये इसका टेल है, बी का वेक्टर भी, बी का जो वेक्टर है ना, इसका भी टेल इस पे लगा देते हैं, ऐसे टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो है दो साइड बन गए, इसके बराबर हम लोग यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बराबर यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा दोनों का। इसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ऐड करेंगे, और अगर दोनों का टेल ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड होता है। लेकिन जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट सेम ही आता है। ठीक है, रिजल्ट सेम ही आता, तो क्या रिजल्ट होगा अभी हम लोग उसको एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन होता है उसे हम करके दिखाएंगे। यहाँ पे जो तीसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो दिखाते हैं। अगर मान लो दो से ज़्यादा अगर वेक्टर है, 3 4 5 6 7 वेक्टर है, तो उनको अगर ऐड करना चाहेंगे तो कैसे करते हैं। तो उसमें जैसे एक वेक्टर हमारा ए ले लेते ऐसा, ठीक है ना, बी वेक्टर इसके ऊपर रख लेते ऐसे हो जाता है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर तीसरा वेक्टर है तो इसके हेड पे इसका टेल रख देते हैं सी को, इस तरह से। ठीक, तो ये जो रिजल्टेंट था ये, और ये जो सी है ये, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एक रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर डी वेक्टर है तो उसका टेल इसके हेड पे डाल देंगे, तो ऐसे ये हमारा वेक्टर चलता रहेगा और इस तरह से ये ऐड होता रहेगा, ये पॉलीगन बना लेगा। इसको हम लोग कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बेस पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन वोश्चन नहीं है, लेकिन इस दो का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक रिलेशन दे रखा है, वो रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से वो आता है, तो वो हम लोग करने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम बताने जा रहे हैं। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, यह है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर को अगर ऐड करना उसको तो कैसे निकालेंगे वो हम बताने जा रहे हैं। दो वेक्टर है, जैसे मान लिया हम लोगों ने एक वेक्टर को ए से दिखाया हम लोगों ने, ये है, और दूसरा वेक्टर बी से दिखाया, और ये दोनों को इस तरह से अरेंज कर दिया कि ए के हेड पे बी का टेल डाल दिया, और ये जो है इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये हमारा आर हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, ये जो दोनों वेक्टर है ए एंड बी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है ये। और अगर हम ये ग्रीन से दिखा रहे हैं, हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा ए बी सी डी इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल लेते हैं, डी यहाँ ले लेते हैं आसानी के लिए। देखिए ये ए बी सी तो ट्रायंगल बन गया हमारा, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ से और यहाँ से ज्वाइन कर दिया डी पे, तो ये ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। आगे चले हम लोग। अब देखिए क्या है कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जानते कैसे निकालते हैं हम लोग। आगे चले हम लोग, इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो क्या है इसमें, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो निकालना चाहता है मैग्नीट्यूड इन राइट ट्रायंगल ADC। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD को हम लोग लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस BC प्लस BD का होल स्क्वायर। ठीक है, BC प्लस BD का होल स्क्वायर।
ये AC स्क्वायर AD स्क्वायर, ये A प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते हैं, तो BC स्क्वायर BD स्क्वायर 2BC BD, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब क्या बताया कि अगर हम लोग वो टर्म जो इस ट्रायंगल से बाहर है, जैसे हमारा जो मेन जो ट्रायंगल है वो ABC है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट है, तो ये AD जो साइड है, ये जो BD जो साइड है, ये तो हमने बनाया है कंस्ट्रक्शन राइट एंगल ट्रायंगल करने के लिए, तो इनका हम लोग वैल्यू निकालते हैं और उन्हें रिप्लेस कर देते हैं वेक्टर के टर्म में। तो यहाँ पे मैं अलग से बता रहा हूँ, इन राइट ट्रायंगल ADB, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये इन राइट ट्रायंगल ADB, हमें AD को हटाना चाहते हैं तो AD अपॉन AB, ठीक है ना, ये AD अपॉन AB, ये थीटा एंगल है, इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ठीक है ना, ये साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AD जो होगा AB साइन थीटा होगा ये, ठीक है, और AB जो है ये एक B वेक्टर है, तो ये B वेक्टर है, ये B साइन थीटा कर दिया AD के जगह पे, ठीक है ना, AD की जगह पे हम लोग B साइन थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही BD दूसरा ले रहे हैं हम लोग, BD अपॉन AB, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये BD जो है AB कॉस थीटा के बराबर है, BD इज इक्वल टू ये आ जाएगा, AB का वैल्यू जो है ना, AB का वैल्यू मैग्नीट्यूड में लेंगे तो B आ जाएगा B कॉस थीटा, कितनी बात सुन ली, तो AD को हम लोग B साइन थीटा, BD को B कॉस थीटा से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ आ जाते हैं हम लोग का जो चल रहा था, ये AC का अगर देखेंगे तो ये R है, ये रिजल्टेंट है, तो हम लोग R से इसको मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका R स्क्वायर कर लिया, ये AD जो है हमारा, AD को रिप्लेस दे देते हैं हम लोग B साइन थीटा से, ये B साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ BC का जो वैल्यू होगा हमारा, BC का वैल्यू ऐसे ही हमारा A वेक्टर है, ये A वेक्टर है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये BC जो ना वेक्टर A के बराबर है, इसका स्क्वायर कर लिया, ये BD जो था हमारा, ये हमारा B कॉस थीटा है, B कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे 2 BC का वैल्यू जो है, ये BC है, ये A के बराबर है, और ये जो BD है हमारा B कॉस थीटा के बराबर है, B कॉस थीटा, B कॉस थीटा, ऐसे आ गया। ये R स्क्वायर जो है, ये इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों को, तो ये आएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस A स्क्वायर, ये इसको हमने यहाँ पे कर लिया, इसको ये A स्क्वायर आ गया, और ये जो है 2AB कॉस थीटा, ये हमारा हो गया। यहाँ से B स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो B स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आएगा A स्क्वायर, यहाँ से आएगा 2AB कॉस थीटा, ठीक है, ये R स्क्वायर हो गया ये। अब इस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, ये तो हम लोग जानते हैं, तो ये B स्क्वायर बच जाएगा, तो ये बचेगा हमारा R स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है, इसको ऑर्डर में लेके R का वैल्यू निकालते हैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा, और इसका रूट लगा दिया, इसका स्क्वायर हटा के, तो ये जो है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, यानी ये जो दो वेक्टर है अगर इस तरह से इंक्लाइन करके ट्रायंगल बनाते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस 2AB कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। इतना नोट करिए तो फिर आगे बताते हैं हम, ठीक है, ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया।
अब जाहिर है ये दो वेक्टर का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो भी एक वेक्टर डायरेक्शन होगा, तो उसका कितना डायरेक्शन होगा उसका, तो वो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है, ये देखिए ये रिजल्टेंट है और यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि ये बीटा एंगल बना रहा है, तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये बीटा एंगल से हो गया। ठीक है, अब हम लोग रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन का क्या रिलेशन होगा, वो निकालने हैं। इसे मिटा दें हम लोग। ठीक है, तो इसका हम लोग डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, कितनी बात सुन में क्या दे रखा है, ये हमारा पे यहाँ पे थी बीटा एंगल ले लेते हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी सी। So in right triangle ADC, AD upon DC, tan बीटा ले लिया, ये AD परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan बीटा ले लिया। AD और DC को हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस BD tan बीटा। AD का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला है, AD इज इक्वल टू B साइन थीटा और BD इज इक्वल टू B कॉस थीटा। ठीक है, तो AD को लिख लेते हैं हम लोग B साइन थीटा और ये BC जो है ये BC ए वेक्टर है और ये BD जो है हमारा B कॉस थीटा इज इक्वल टू tan बीटा। कितनी बात में, तो ये जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिखा रहा है ऊपर में B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, ये जो B है ये वेक्टर है, B वेक्टर जो है ना जो इंक्लाइन वेक्टर होता है उसी का ऊपर लेते हैं साइन में, नीचे लेते हैं कॉस में। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन निकालना और याद करना है तो कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, हम दिखा रहे हैं डायरेक्शन tan बीटा इज इक्वल टू जो इंक्लाइंड है B साइन थीटा अपॉन B कॉस थीटा प्लस A वेक्टर, यानी जो दूसरा वेक्टर है वो, तो B साइन थीटा ऊपर B कॉस थीटा नीचे और उसके साथ A को प्लस कर दिया। ये हम लोग डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है, इसे नोट करिए फिर आगे बताते हैं। इतनी बात सुन में आएगी, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है मैग्नीट्यूड के लिए और ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे जो दो वेक्टर है उनके बीच में ये तो एक मैग्नीट्यूड होगा, A का मैग्नीट्यूड, ये B का मैग्नीट्यूड 2AB, और ये कॉस थीटा जो है ना कॉस एंगल थीटा, ये जो थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, इसके वजह से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बदलता रहेगा। तो अब देखते हैं इसका स्पेशल केसेस कि थीटा बदलता रहता है तो फिर क्या होगा रिलेशन इसका, तो हम थीटा के टर्म में दोनों देखते हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी देखते हैं और डायरेक्शन भी देखते हैं। इसे मिटा दें हम। ये हमारा हो गया, यहाँ से हम लोग देखते हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ लिख दिया और ये डायरेक्शन लिख दिया। ठीक, स्पेशल केसेस में लेते हैं, सपोज करते हैं वो जो दोनों वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पहला जो है जैसे ये एक वेक्टर A है और ये दूसरा वेक्टर जो ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये B वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बीच का एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, theta is equal to 90 degree when both vectors are perpendicular to each other, perpendicular to each other। अब देखिए ये जो रिजल्ट है ये cos 90 लेंगे, cos 90 का मतलब कितना
ये थीटा जो है ना 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 2ab वाला जो है ना 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। तो जो रिजल्टेंट होगा, जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रूट। ये तो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका ये जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, जैसे ये a है ये b है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर r होगा, ठीक है ना, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका ये जो डायरेक्शन बीटा एंगल है ये यहाँ पे ले लेते हैं। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा 0, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो b बाई ए, यानी कि डायरेक्शन अगर लेंगे हम लोग tan बीटा इज इक्वल टू b बाई ए, ठीक है ना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, और इसको हम लोग रेशियो लेंगे तो ये हमें डायरेक्शन दिखाएगा। या फिर हम लोग बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, ऐसे भी लिखा होता बहुत सारे बुक में, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये तो पहला केस हो गया कि अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो फिर क्या होगा रिजल्टेंट का रिलेशन मैग्नीट्यूड निकालने का और डायरेक्शन का। ऐसे ही अब हम लोग चलते हैं, अगर दोनों वेक्टर थीटा जो है 0 डिग्री है, क्या मतलब हुआ, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों वेक्टर जो है ना सेम डायरेक्शन, जैसे ये वेक्टर है a और दूसरा जो वेक्टर है b इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। both vectors are in same direction। और हम लोग कह सकते हैं पैरेलल भी है, ये पैरेलल भी वेक्टर के लिए हम लोग यही कंडीशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल 0 है तो रिजल्टेंट अगर निकालने जाएंगे तो cos 0 का वैल्यू कितना 1, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का जो वैल्यू हो जाएगा सेकंड में ले रहे हैं r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऐसे आ जाएगा। इसको हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस तरह से, इसका रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा a प्लस बी, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड को प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जब एंगल जो है 0 था तब की बात है। इसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा 0 ही डायरेक्शन हो जाएगा, यानी tan बीटा जो होगा, देखिए यहाँ पे एंगल साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री थीटा का वैल्यू 0 है ना यहाँ पे इस वाला केस में, तो जब साइन 0 लगे तो 0 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे ये नंबर है जो भी है, तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते तो 0 ही रहता है, तो tan बीटा जो ना ये 0 हो जाएगा इसका डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं सेकेंड केस पे। कितनी बात समझ में आई, जब 0 का एंगल था तब। अगर मान लो दोनों एंटी पैरेलल हो, एक वेक्टर इधर जा रहा हो एक वेक्टर इधर जा रहा हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो थर्ड में लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर ए अगर इधर जा रहा है तो वेक्टर बी जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे cos 180 डिग्री आएगा, cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जो r होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आ जाएगा, ठीक है ना, और ये r जो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट पड़ा रहेगा इस पर, और ये रूट से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो a माइनस बी से हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे 180 का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, कॉस ये साइन 180 का वैल्यू 0 आता है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन अभी भी 0 रहेगा। कितनी बात समझ में आई। इसके अलावा कोई भी एंगल दिया होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, इसे नोट कर लीजिए इसको। ये देखिए ये एक हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं इसी कंसेप्ट के बेस पे, आगे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, ये एक क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। टू वेक्टर्स
both equal in magnitude have their resultant equal in magnitude of either. What is the angle between the two vectors? यानी बता रहे कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो जो रिजल्ट आता वो भी किसी एक वेक्टर के बराबर है, तो बताना है कि उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मान लो ये रिजल्टेंट वेक्टर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हमारा ये रूट पे है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बताया कि a वेक्टर जो है वो b के बराबर है, और ये जो है ये r के बराबर भी है, ठीक है। अगर मान लो मैं सबको a से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो ये भी a से रिप्लेस कर देंगे और b को भी a से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, रिप्लेसिंग बाय a तो ये हो जाएगा a, और ये रूट के अंदर होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b को हटा के भी 1 कर दिया, 2a और ये भी 1 कर देंगे तो a स्क्वायर, ये cos थीटा आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में, अगर इसका रूट हटाना चाहेंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ये हमारा आ जाएगा ये, ठीक। 2a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस cos थीटा। कितनी बात सुन, ये a स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। अगर हम लोग 1 को इधर लेके आते हैं तो ये -1, ये 1/2 -1 इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ से -1/2 बचेगा cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कब -1/2 होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला है, हम लोग 11th क्लास में हम लोग जाएंगे तो वो फॉर्मूले से समझ लेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं। cos 120 डिग्री का वैल्यू जो है -1/2 होता है, यानी थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी ये जो दोनों वेक्टर हैं थीटा 120 डिग्री के बीच में है, तो ये दोनों वेक्टर जो है ना 120 है। ये आप याद भी रख सकते हैं, एक जनरल क्वेश्चन है कि मान लो दो वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर के बराबर आ जाता है, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, वो 120 डिग्री होगा, बदलेगा नहीं ये। कितनी बात में इसे नोट कर लिए, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा आगे, और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल है कराऊंगा मैं इसी के बेस पे आज यहीं पे।